अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतखारों को गिरफ्तार करने, उन पर तशद्दुद करने और उनको नापसंदीदा करार देकर वापस पाकिस्तान भेजने की एक बार फिर पॉलिसी पर गामजन है। साथ साथ वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की सूरत हाल भी ख़ुसूसी तौर पर कंसर्न शो कर रही है। जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, कोरोना की तबाहकारियों के बावजूद भी जनूबी एशिया में अमन नहीं बरकरार रखा जा सकता और ना ही कशीदगी में कमी आ रही है। ऊपर से लद्दाख में जो वाक़यात हो रहे हैं और जिस तरह से भारतीय हुकूमत को, भारतीय फ़ौज को सुबकी का सामना है, क्या वाकई भारत अब अपनी तोपों का रुख लिटरली प्रोवर्बियली पाकिस्तान की तरफ मोड़ सकता है? पाकिस्तान के अंदर ये ख़तरात बहुत तादाद में मौजूद हैं। ये महज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या दिफाई पॉलिसी का मामला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ती है, भारत हमला करता है, तो फिर ये आप सब लोगों की और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इस अहम हवाले से आज हम बहुत अहम शख्सियात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग के मरकज़ी रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर तिजारत जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब। फिर हमें ज्वाइन करेंगी दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान आयशा फ़ारूकी साहिबा और उनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। ये साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, साबिक सफ़ीर भी हैं और ये सियासत, आलमी सियासत को भी देखती हैं और सफारतकारी का भी तजर्बा रखती हैं। हम अलग-अलग इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, इस अहम मौजू पर हमने आपका वक्त लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। पाकिस्तान के 2 सफारतकारों को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर तशद्दुद किया गया, उनको फिर PNG पर्सना नॉन ग्रेटा यानी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर निकाल दिया गया। हमने देखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई टिट फॉर टैट नहीं किया। ये मैच्योर पॉलिसी रिफ्लेक्शन है या कुछ और इंडिकेट हो रहा है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह की जो सफारतकारों के मामले में जो तनाव आता है, ये तो अब एक रूटीन की बात है। वक्तन फवक्तन ये इश्यूज उठते हैं। उसका टिट फॉर टैट ओकेजनली जवाब भी पाकिस्तान देता है, लेकिन जो असल मेरे जैसे ऑब्जर्वर्स के लिए परेशानी है और टेंशन है वो यही कि हिंदुस्तान मुस्तकिल पाकिस्तान को एक समझे टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान की जो लिमिट्स हैं उनको वो चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कहाँ जाकर पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट करेगा। 2017 से लेकर अब तक जो है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर में, उसमें हिंदुस्तानी जो वायलेशंस हैं उनमें कई 100 गुना इजाफा हो चुका है। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट पहली दफा इलेक्ट हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो पहले 2-3 साल बल्कि जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी पूरी कोशिश की थी कि भारत के साथ अमन हो और हम कुछ आगे बढ़ें। लेकिन ये वाजे हो चुका था 2016 तक कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी तरह अमन की बात पे या खित्ते में जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का एजेंडा था मुआशी तौर पे, उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं। हालांकि 2014 में जब उन्होंने कैंपेन चलाई, बीजेपी जीती, तो एक नारा था कि विकास सब के लिए यानी डेवलपमेंट फॉर ऑल, तरक्की सब के लिए। मियां नवाज शरीफ हलफ बर्दारी की तकरीब में भी गए थे। फिर भी आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी उस वक्त राय रास्त पे नहीं आया? नहीं, वो तो उनके अमल से जाहिर हो गया ना जी कि 2014 में इलेक्ट होने के चंद हफ्तों बाद से ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालात थे वो कशीदा होना शुरू हो गए। और ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था पाकिस्तान का, पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले हिंदुस्तान ने हमें टेस्ट किया बालाकोट में पिछले साल फरवरी में, और फिर 5 अगस्त को जो उन्होंने एक्शन लिया, जो मकबूजा कश्मीर था उसके 3 हिस्से किए, 2 हिस्सों को यूनियन टेरिटरी बनाया, एक जो है लद्दाख उसको उन्होंने एक सेपरेट स्टेटस दिया जो बराह रास्त दिल्ली से कंट्रोल होगा।
तो पाकिस्तान की तरफ से तो रिएक्शन अभी तक नहीं आया। जो कश्मीर के ऊपर मामला हुआ है सिर्फ गुफ्तगू हुई है या कुछ सफारती राब्ते हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को उस तरह मोबिलाइज नहीं कर पाया। लेकिन आप गौर करें कि जो लद्दाख में हिंदुस्तान ने एक्शन लिया, चाइना ने इतने महीनों बाद आकर मई के महीने में उसका एक बड़ा फैसला कुन जवाब दिया और हिंदुस्तान को यह समझा दिया है कि आप कम से कम हिंदुस्तान और चीन की जो इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट लद्दाख की एग्जांपल दे दी कि चीन के साथ जो भारत का रवैया है या ताल्लुक जो है, इसी को अगर भारत के दीगर नेबरहुड में फैलाया जाए, मसलन बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के होते हुए भी भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात वो नहीं है जो पहले थे। आप नेपाल की एग्जांपल देख रहे हैं, किस तरह से नेपाल खड़ा हुआ है। क्या इस सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं? जी, अपॉर्चुनिटी के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत है और अस्करी क़यादत है वो सब लोग एक दफा फिर कोशिश करें मिलकर बैठने की। और हिंदुस्तान का जो उसने पिछले साल कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा किया है, एनेक्सेशन की है, उसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब हुकूमत अभी तक देने में नाकाम है। 10 महीने गुजरने के बावजूद आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी कि मिलके बैठना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी, मिलके बैठना चाहिए। अभी वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक पेशकश की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां शहबाज शरीफ मेरे पास फॉरेन ऑफिस आ जाएं या मैं चल कर जाने के लिए तैयार हूं। क्या मियां शहबाज शरीफ, आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून इस पेशकश को कबूल करती है? जी, हम कोई जाती मीटिंग की पेशकश को तो कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान के अवाम का मुंतखब ऐवान मौजूद है। पार्लियामान में आए, पार्लियामान में बात करें। वहां पार्लियामान में बिलावल भुट्टो साहब से भी मुलाकात होगी, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी और वहां बैठकर तमाम जो मुंतखब जमातें हैं दोनों ऐवानों में उनको इकट्ठा करें और राय लें। क्योंकि जब पिछली दफा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल ताने हुए थे फरवरी 2019 में, वज़ीर आज़म इमरान खान उस मीटिंग से फरार इख्तियार कर गए थे कि कहीं हाथ ना मिलाना पड़ जाए अपोजिशन से। तो ये जो एटीट्यूड है ये शायद उनके जाती बुग़ज़ की आग को तो ठंडा करता हो, लेकिन किसी तरह से भी पाकिस्तान को जो कौमी सलामती के खतरात दरपेश हैं उसमें इमरान खान साहब का ये बुग़्ज़ भरा एटीट्यूड जो है वो किसी भी तरह मददगार नहीं। ये जिन खतरात की आप भी बात कर रहे हैं, जिस खतरे का आपने जिक्र किया, जिस खतरे का वजीर खारजा, वजीर आजम और DGISPR भी जिक्र कर रहे हैं, आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। आपने 5 साल भारत के साथ वन और दी अदर कैपेसिटी में डील किया है। वजीर दिफा भी थे, वजीर खारजा भी बने, वजीर तिजारत भी थे। क्या वाकई भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? जी, पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि आपके नाजरीन को यह समझाना भी जरूरी है कि वो जिसे हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, वो असल में हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश शुरू की गई थी 2004 में, जो बिल आखिर 2018 में आकर उन्होंने उसमें अपना जो प्लान था वो मुकम्मल कर लिया कि उन्होंने अब जो भारत की 3 स्ट्राइक कोर हैं उनमें से 2 जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। उन्हें पाकिस्तान पर मोबिलाइज करने के लिए अब हिंदुस्तान को पहले की तरह कोई 6, 7, 8 हफ्ते दरकार नहीं है। अब ये मामला चंद दिनों में हो सकता है। ये उन्होंने अचीव कर लिया है। और यही जो मैं फिर चाइना की मिसाल दूंगा कि हिंदुस्तान ने कहा था कि वो एक माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाएंगे, उसी वजह से चीन में ये तशवीश पैदा हुई कि अगर हिंदुस्तान ने यहां भी अपने जो तौसी जो उनके इरादे हैं इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो चाइना ने पहले से ही उसकी पेशबंदी की है। यहां अब्रार साहब हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने अस्करी ऑप्शंस के ऊपर गौर करना है, बहुत संजीदगी से इस पर गौर करना है कि हमने आजाद कश्मीर में जो है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, वहां कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो अभी वजह तनाजा हुई है उसमें एक वजह यह भी है कि हिंदुस्तान ने चीन के जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक सड़कें बना दी हैं, वहां जो है इंतहाई जो शुमाली इलाका है
वहां एक एयर स्ट्रिप कायम कर दी है। 15,000 फुट दौलत बेग की वो जगह है, दौलत बेग वाली जो जगह है उसको अपग्रेड किया है, जो कि काराकोरम हाईवे से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। जी बिल्कुल, तो यानी वो बिल्कुल काराकोरम पास के जो है उसके दहाने पर है। तो हमें भी इस पर गौर करना पड़ेगा कि ना सिर्फ फौरी जो अस्करी ऑप्शंस हैं, बल्कि इस तरह के जो जोग्राफियाई ऑप्शंस हैं कि हम आजाद कश्मीर को सिक्योर कर सकें। हम एक जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, जहां पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहां बना सकें। और एक दफा फिर इस हुकूमत की जो बहुत ही गंभीर सफारती नाकामी है, उससे आज भी पाकिस्तान की तमाम जमातें जो है हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। अगर हुकूमत का सफारती जो मफलूजपन है और सफारती पैरालिसिस है उसको ये हुकूमत खत्म करे और आगे बढ़े और पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का केस जो है उसको प्लीड करे। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर तिजारत, हमारे साथ बात कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं और बड़ी फराख दिली से उन्हें कहा है कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी के लिए वो तैयार हैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए, हुकूमत से बात करने के लिए। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, हुकूमत का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है वो बयान करेंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ ले आई। पहले तो ये बताइए, बड़ा सवाल है, बहुत सारे पाकिस्तानियों के जहन में है और शहरियों से ज़्यादा जर्नलिस्टों के जहन में है, हम जैसे जो फ़ॉरेन ऑफिस कवर करते रहें, कि पहली बार हो रहा है पाकिस्तान टिट फॉर टैट का जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने 2 सफारतकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर निकाल दिया। अगर मैं याद दिलाऊं, वहाँ अशरफ जहांगीर कादी साहब थे, उन्होंने निकाल दिया था, हमने भी निकाल दिया था। सतीश लांबा थे उस वक्त इधर। फिर जलील अब्बास जिलानी साहब को उन्होंने निकाला, हमने भी उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को निकाल दिया। उसके बाद आप देखें कि 2016 में उन्होंने निकाले, हमने भी निकाले। शायद ये फर्स्ट टाइम है कि हमने उनके रेसिप्रोकल एक्शन नहीं लिया। वजह जैसे आपने याद दिलाया सबको, अपने सुनने वालों को, कि एक बड़ी तवील तारीख़ है। भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों के लिए काम करना एक मुश्किल काम है। इट्स अ डिफ़िकल्ट स्टेशन। कई पहलुओं से हरासा किया जाता है और इस दफ़ा जिसका आपने हवाला दिया है, उनको कई घंटे डिटेन किया, टॉर्चर किया और फिर जब बाकायदा मारा है। जी, हकीकत क्या है? जी, फिज़िकल उनके ऊपर है और उनका फिर आए, जब वो वापस पहुँचे हैं तो फिर उनका इलाज हुआ और रिकवरी उनकी हो रही है। और कई घंटे वो उनका पता नहीं था। और फिर जब हाई कमीशन ने कहाँ से उठाया उनको, घर से उठाया या कहीं ट्रैवल? नहीं जी, कहीं ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, और उठा लिया जी। बस वो फिर कई घंटे हो गए और उनका सुराख नहीं मिला। फिर हाई कमीशन ने पता करवाया तो फिर फाइनली पता चला कि वो कस्टडी में है। हाई कमीशन ने कहाँ से पता करवाया? जी, MEA, भारतीय वजारत खारजा से पता जी, करवाया। तो उन्होंने फिर कन्फेस किया, एतराफ़ किया कि हाँ हमारे पास हैं? जी, उन्होंने ओन अप किया कि जी हमारे पास हैं। अच्छा, कई घंटे से। सो जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ कई तरीक़ों से हरासा होता है और ये दिस इज़ अ न्यू एक और उसकी कड़ी है ये। पाकिस्तान ने हमेशा वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की पासदारी की है। ये कवानीन बने ही इसलिए हैं कि सिफारतकार जब किसी और मुल्क में जाएं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हो और इर्रिस्पेक्टिव कि दोनों ममालिक के रिलेशंस कैसे हैं, सिफारतकार अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी एक डिग्निटी और उनका एक स्टाफ उठाए मारा। इवन जो इस वक्त कायम मकाम हाई कमिश्नर हैं हैदर शाह साहब, उनको भी हरासा करने के वाक़यात हो रहे हैं। ये 2 साल पहले ये वाक़यात होते रहे, फिर बंद हो गए थे। जी बिल्कुल, बच्चे स्कूल जा रहे थे तो
उनको चेस किया है, उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की है। ये पहले भी होता रहा है और ये पिछले परसों का भी एक वाक़या है। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश ये है कि वियना कन्वेंशंस की पासदारी हो और हमारी भारतीय हुकूमत से भी यही एक हमने उनसे नुक्ता रेज़ किया है कि आप इन कवानीन की इस तरह वायलेशंस नहीं कर सकते। टिट फॉर टैट की बात नहीं है, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है। मुझे याद है कि भारतीय सफारतकार जो है वो नापसंदीदा एक्टिविटीज़ में पाए गए थे और फिर उनका निकालना जो था वो पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारी है उसको तकमील कर रहा था, तो इसलिए उनको निकाला गया है। अब पॉलिसी है क्या, हम भी उनके बंदे निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? हम अपने लोगों को तो इलाज कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तानी सफारतकार वियना कन्वेंशन के होते हुए भी तशद्दुद का निशाना बने। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोस की बात है और हमने इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की है। हमारे सफारतकारों की हिफाजत के लिए जो भी इक़दाम है वो तो हुकूमत उठा ही रही है। देयर आर प्रेशियस रिसोर्स, हमारे जो डिप्लोमेट्स और स्टाफ मेंबर्स हैं वहाँ पे, और जो भी आइंदा इक़दाम उठाने होंगे वो हुकूमत ज़रूर उठाएगी। ये फरमाइए कि ये दो तरफा बिटरनेस है, बट इससे बढ़ के ये एक रीजनल सिनेरियो भी बन चुका है। मसलन भारत के तमाम हमसायों के साथ आई कैन से नाउ कि बिटर रिलेशनशिप है। बांग्लादेश के साथ देखने आना जाना बंद हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा था, कैंसिल हुआ। फिर बांग्लादेश के मुतादिद वज़रा ने आना था, नहीं आए। नेपाल का आप देख लें, ये सिनेरियो रीजनल क्या बन रहा है? पराज साहब, कई महीनों से आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अपने तमाम नेबर्स के साथ जो इलाकाई मसाइल हैं उनके ऊपर उनकी एक यूनिलैटरल एक्शंस ले रहा है, जिनके असरात उन बॉर्डर एरियाज़ पे हो रहे हैं और पुरानी अंडरस्टैंडिंग्स, एग्रीमेंट्स और इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज़म्स जो है उनकी वायलेशन हो रही है। चाहे नेपाल के साथ मामला हो, चाहे अब चीन के साथ हो, और पाकिस्तान के साथ तो एक तारीख़ है उसकी। आपने बांग्लादेश का भी हवाला दिया, श्रीलंका के साथ, तामिल के साथ एक बहुत बड़ी पुरानी एक तारीख़ है मामलात ख़राब होने की। तो ये कुछ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भी हैं। भारत के अंदरूनी हालात जो है, डाइवर्जन किस चीज़ से? अगर वो तवज्जो हटा रहे हैं तो किस चीज़ से? जी देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो उन्होंने किया है 5 अगस्त के बाद स्पेशली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, बल्कि EU के मेंबरान परसों जिन्होंने 14 मेंबरान हैं, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, उन्होंने ख़त लिखा है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट को कि जी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जम्मू एंड कश्मीर अब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, इसकी तरफ तवज्जो आपकी मबजूल करा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ द EU पार्लियामेंट, और ये कि ये मामला हिंदुस्तान के साथ ऑफिशियली उठाया जाए। इससे बढ़ के भी अब सूरत हाल पैदा हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार दुनिया को बावर करवाते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत कर सकता है, मसलन यानी हमला कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब UN सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त लिख रहे हैं, जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख रहे हैं, UN सेक्रेटरी जनरल को। दुनिया क्या रद्द अमल दे रही है हमारी इस कॉल पे कि यहाँ ख़तरा है, जंग का ख़तरा है, भारत हमला कर सकता है? जी बिल्कुल, लीडरशिप लेवल पे भी ये इन ख़दशात का इजहार हुआ है, अस्करी क़यादत की तरफ से भी हुआ है रिसेंटली। जैसे आप जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे पिछले 5 महीनों से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो गई है। आर्टिलरी फायर, मोटर फायर्स और स्पाई ड्रोन्स 8 अब तक जो हैं मार गिराए हैं जो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए हैं। एक हमें एडवेंचरिज्म की और एक ख़दशा तो है, और उसके लिए ना सिर्फ इसको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अस्करी तौर पे इसकी भरपूर तैयारी भी है। और सिविलियन सतह पे, डिप्लोमेटिक सतह पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार इसके बारे में वार्न किया जा रहा है कि ये ख़दशात पाकिस्तान के ये बहुत रियल हैं, थ्रेट परसेप्शन है हमारी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सीरियसली ले। मैं ज़रूर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि World War I, World War II के बाद दुनिया तब्दील हुई। जब बर्लिन वॉल टूटी, कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, दुनिया तब्दील हुई। 9/11 के बाद दुनिया तब्दील हुई। कोरोना डेफिनेटली तब्दील करेगा दुनिया को। अभी
इस रीजन में तब्दीली क्या होगी? क्या ये जो लद्दाख में वाक़यात हुए, चीन ने स्टेप इन किया, दौलताबाद तक, दौलत बेग तक आ गया, 5 किलोमीटर कहते हैं भारत की टेरिटरी के अंदर आया है, भारत खामोश बैठा है, चुप करके बैठा है, सुबकी बर्दाश्त कर रहा है, क्या यही न्यू ऑर्डर बन रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है पराठा साहब। मेरे ख्याल में से जब ये फ़ौरन शॉर्ट टर्म में ये पेंडेमिक का इंशाल्लाह जब ख़त्म होगा तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूर बदली हुई दिखेंगी। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बना था वो इट इज़ अंडर सिवियर प्रेशर। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन ममालिक के दरमियान दैट हैज़ कम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ये एक बदलती हुई सिचुएशन है। ये किस हद तक बदलेगी इसका भी अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली तब्दीली की लहर एक उठ चुकी है। दुनिया जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंस के जो मसाइल अब इस पेंडेमिक की वजह से सामने उभर के आए हैं उसका एक फिर रिएक्शन हो सकता है। और ममालिक जो हैं वो अभी भी हम देख रहे हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ख़ित्ते में भी इसके रुझानात आप देख रहे हैं। नेशनलिस्ट राइटिस्ट आइडियोलॉजीज़ का उभार आप हमारे नेबरहुड में ही देख रहे हैं। जी, आरएसएस है, बीजेपी है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं, मीन हमारी क़यादत जब बात करती है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप कहती है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है, इवन जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन हैं वो भी इस कौमी सलामती के मामले पर, हुकूमत हो कोई भी हो, इकट्ठे हमेशा नज़र आते हैं। अभी लंदन आया था पिछले साल, इसी तरह की एग्रेशन हुई थी। पाकिस्तान ने साबित किया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकता है। ये भारत को समझ नहीं आई अगर इस अभी फिर वो इस तरह के अज़ाइम रखते हैं तो? थोड़े से मैं एक डिलूजन्स ऑफ ग्रैंडोर तो आप समझते हैं कि हैं भारत के। आपने बिल्कुल सही कहा कि बालाकोट के बाद कोई किसी इबाम में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान किस नौयत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। अभी रिसेंटली DGISPR का भी एक पुरजोर बयान आया है भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज के लिए। तो कुछ खाम ख्याली है, कुछ तो वो पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता ख़ित्ते में। ख़ित्ते के और बहुत मसाइल हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो किसी भी तरीके से इसमें कोई खलल ना आए और इसमें कोई गैप ना आए। यकीनन अमन और सलामती की ख्वाहिश रखना और उसके लिए कोशिश करना भी आलमी जिम्मेदारियों का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान आयशा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। वो पॉलिटिशियन भी हैं, सफारतकार भी रही हैं। हम इन्हीं मौज़ूआत पर उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त सेनेटर शेर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वो साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, यानी पॉलिटिशियन हैं। वो लोकल पॉलिटिक्स के साथ साथ रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी समझती हैं। फिर वो साबिक सफारतकार भी हैं, सो डिप्लोमेसी भी समझती हैं। शुक्रिया सेनेटर साहिबा, आपने वक्त निकाला। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फिर बिटरनेस बढ़ रही है। भारत ने पाकिस्तान के सफारतकार निकाल दिए, तशद्दुद किया, फिर पाकिस्तानी कायम मकाम हाई कमिश्नर को हरासा भी किया जा रहा है। मैं बहुत कम ऐसा देखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब ऐसे हालात हों तो फिर टिट फॉर टैट ना हो। पहली दफ़ा पाकिस्तान भी एक मैच्योर्ड और सेंसिबल डिप्लोमेसी का मुजाहरा कर रहा है। इज दैट करेक्ट रीडिंग? जी देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदाराना कारकर्दगी दिखाई है अपनी, और कोई ऐसी ऊंच नीच की बात नहीं की। और मेरे ख्याल में ये जो इस तरह का रवैया है ये काफी सालों से चल रहा है। ये एक रियलाइजेशन कि हम बिल्कुल अपने मुल्क की का दिफा तो करेंगे, मतलब आखिरी दम तक और आखिरी लाइन तक, लेकिन इसमें इस सूरत हाल में जब भारत अपने घर के मसलों में पाकिस्तान को मुलविस करता है, वहाँ की नाकामियों, खासतौर से मोदी सरकार
के आने के बाद ये सब बहुत तेजी पकड़ा है ना, आपने देखी जी। अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन वगैरह। तो इस पूरे सूरत हाल में जब वो नाकाम होते हैं या उनको डोमेस्टिक प्रेशर आता है जो बहुत है, तो फिर वो फौरी तौर पर एक फॉर्मूला होता है ना इस तरह की हुकूमतों का, इस तरह की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का, कि वो फौरी तौर पर इस चीज को एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं ताकि सारों को एक लाइन में खड़ा कर दें। और आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पे कि उनके बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी एडवाइस आ रही है कि इस तरह बात करें, उस तरह नहीं करें। तो बड़े कम की जरूरत होती है कि वो उससे हटे और इस बात पर सवाल उठाएं। जी, ये फरमाइए कि नाकामियां अपनी जगह पे, लेकिन ये भी एक तासुर आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा है कि हर चीज़ में अब वो बीजेपी आरएसएस के लोगों को बिठाया जा रहा है। एक जो इंस्टीट्यूशनल भर्ती की जा रही है उनके इदारों में, आपकी पार्टी तो हमेशा इंतहा पसंदों के खिलाफ रही, इंतहा पसंदी के खिलाफ रही, एक जो क्लोज्ड माइंड सेट है उसके खिलाफ रही। ये जो आरएसएस इज्म आ रहा है भारत के अंदर मुख्तलिफ इदारों में, ये कितना डेंजरस हो सकता है इस खित्ते के लिए? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके दूरस्थ असरात होंगे। भारत जो है उसका एक साया पड़ता है उसकी जगह, लोकेशन की वजह से, जोग्राफिया की वजह से, और उसकी एक इजारादारी रही है, मतलब हेजेमनी बनने की कोशिश रही है पूरे खित्ते में। और चीन उसको चैलेंज करता है तो उनका थोड़ा सा उनसे मतभेद होती रहती है, वो भी बढ़ रही है। और उनके जो जितने हमसाए हैं, जिनसे बॉर्डर मिलता है या जो उनके साए में रह रहे हैं, और पाकिस्तान तो नहीं रहने बर्दाश्त करता हिंदुस्तान के साए में रहना, लेकिन वहाँ उन्होंने भी इस एक्सट्रीमिज्म को, इस तासुब वाली पॉलिसी को खींचकर अपनी खारजा पॉलिसी पर भी मुतासिर कर दिया है। और ये फैसले जो हैं मैं समझती हूँ काफी गैर मंतकी भी हैं, और इनके भी अपने असरात भारत पे खराब होंगे, वो खित्ते पे भी। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उनके साथ खासा अलाइन हो चुका था, जी वो मुंह मोड़ रहे हैं कि ये आपने असम में जो रजिस्ट्री बनाई है इससे हमारा, उनको ऑब्जेक्शन है जाहिर है उससे। नेपाल के साथ उन्होंने झगड़ा मोल लिया है जो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता था, वो काला पानी रोड हवाले से। फिर आपने देखा कि भूटान के साथ तो जिस तरह इनका रवैया है, वो तो उनको एम्बेसी लगाने नहीं देते। और फिर जमहूरियत और खारजा पॉलिसी और ग्लोबल पावर की इतनी सफाई से बात की जाती है कि अब तो मेरे ख्याल में उनका दिफा करना भी बड़ा मुश्किल हो गया। उनके अपने जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके लिए जरा सा मुंह छुपा के फिरते हैं, क्योंकि अब कहानी बदल गई है और सिवाय अमेरिका की और उनके अलायंस के कोई उनके हामी भरने तैयार नहीं है। ये फरमाइए कि हमारे हुक्मरान, चाहे वजीर आज़म हों, हमारे वजीर खारजा हों, ये बताते तो हैं कि जी भारत जाराना अज़ाइम रखता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। हमेशा जहां अपनी कैपेबिलिटी को बरकरार रखना है, डिटेरेंस को बरकरार रखना है, हाँ। आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप एक डिप्लोमेट भी रही हैं, वहां पर सफारतकारी का एक एलिमेंट भी होता है कि किसी ऐसी इवेंचुअलिटी को नाकाम बनाया जाए, उसको प्रीएम्प्ट किया जाए। तो हम क्या एफर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्या करना चाहिए हमें रादर? जी हम देखिए छोड़ देते हैं रिवायती, अभी भी हमारा ये है कि हम रिवायती सफारतकारी पर छोड़ देते हैं जो लिटरली 19वीं 20वीं सदी की सफारतकारी चल रही है। वही टेलीग्राम जाता है, वही एम्बेसडर बेचारा जो जितना भी अच्छा हो या अच्छी हो, वो उनकी कैपेबिलिटीज जो भी हो, वो एक उसमें उस पर हुदूद पड़े हुए होते हैं, उस पर एक लिमिट लग जाती है कि वो किस तरह बात करे। अब तो मतलब और देखिए प्राइम मिनिस्टर मसला ट्विटर पे डाल देते हैं, लेकिन वो एक हद तक ही बात कर सकते हैं ना, वो कितनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करेंगे, वो भी अजीब लगेगा। तो उसके अलावा कोई आपने जो अग्रेसिव पब्लिक डिप्लोमेसी सारी दुनिया में बन गई है, जो की जाती है सिविल सोसाइटी के जरिए, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स के जरिए, वो नहीं हो रही। थिंक टैंक को समझते हैं अगर वो बिल्कुल उनके साथ चिपका हुआ नहीं है या उनका माउथ पीस नहीं हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर बाहर मुल्क के उनकी कोई साख नहीं होती ना, ऐसा मसला बन जाता है। इसी हवाले से जब आवाज़ें उठनी हैं, आवाज़ें इकट्ठा करनी हैं, तो वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने
बड़ी एक रीज़नेबल प्रपोजल दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ बात करना चाह रही है। उन्होंने पेशकश की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब वो दफ्तर खारजा तशरीफ़ लाएं या मैं उनके पास चल कर जाने के लिए तैयार हूँ। आप सीनियर रहनुमा हैं, आप पॉलिसी में बनाती भी हैं, नज़र भी रखती हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये पेशकश कबूल करेंगे? आपकी पार्टी कबूल करेगी ये पेशकश? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी ने पेशकश जरूर हमेशा कबूल की है। पार्लिमानी जो अमल होता है या पार्लिमानी जो सिस्टम होता है उसमें इस किस्म की मतलब मीटिंग और इस किस्म की बातचीत और शराकतदारी बहुत अहम और बल्कि कोई इसमें नुमाया बात नहीं है। इस वक्त तो ऐसा बड़ा प्रपोजल लग रहा है, लेकिन ये डे टू डे वर्किंग पार्लियामेंट का ऐसे ही होता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि खारजा वजीर का नहीं बनता रुतबा कि वो पार्टी हेड्स को बुलाएं। यह हमेशा प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी हो, चाहे वो उससे पहले कौन हो। हमेशा एपीसी होती है या कोई हाई लेवल ब्रीफिंग होती है। जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो पार्टी हेड जाते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जाते हैं, तो लीडर ऑफ हाउस जाती है। इस तरह नशिस्त बैठती है। अब इन्होंने नया एक वो पकड़ा है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी से के साथ बैठना नहीं चाहते, वो अपने आप को पार्लियामान से बाला समझते हैं और बिल्कुल पार्लियामान को हकारत से देखते हैं। तो शाह महमूद ने अपने लिए एक खारजा वजीर जरूर है, उसके आगे एक सियासी रोल बनाने की कोशिश की है, जहां वो हर सवाल का जवाब कमेटी मीटिंग्स में देते हैं, चाहे वो खारजी हो या नहीं, एज अ सीनियर मिनिस्टर मैंने नोटिस किया है। और वो अब चाहते हैं कि वो चेयरमैनशिप करें। वो एक सियासी मतलब पुराने सियासी जीरक सियासतदान हैं तो, और उनकी है पुरानी ट्रेनिंग खासतौर से पीपुल्स पार्टी की, लेकिन बहुत सी पार्टी की। लेकिन उसमें देखिए वो, लेकिन वहाँ भी वहाँ पीटीआई के भी सीनियर वाइस चेयरमैन है। देखिए जी, वो पीटीआई के भी सीनियर वाइस चेयरमैन है। इमरान खान के बाद उनका मकाम आता है। फिर हमारी पार्टी के फिर वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को बुला सकेंगे ना, जो मैं हूँ, जो राजा परवेज अशरफ है। हम अपनी अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री वो लीडर्स भी हैं। बिलावल साहब के पास वो डेप्यूटी हैं नेशनल असेंबली में, मैं सेनेट पे पार्लियामेंट्री लीडर हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारा बिल्कुल हम वी आर वेरी क्लियर ये क्या हो गेम होता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, इसी तरह हम शुक्रिया अदा करते हैं दफ्तर खारजा की तर्जमान आयशा फारूकी साहिबा का और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब का। पाकिस्तान को ख़तरा है, तनाव है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दुनिया गाफिल रहे। दुनिया को भी किरदार अदा करना है कि यहाँ टेंशन इस हद तक ना आए कि अमन के लिए ख़तरा बन जाए, और इसलिए पाकिस्तान की क़यादत दुनिया को भी इस बारे में भरपूर तरीके से आगाह कर रही है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।